नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है सुदामा पांडे धूमिल, जो जेएसएससी सीजीएल झारखंड के लेडी सुपरवाइज़र हो गया या तो सहायक आचार्य 6 to 8 क्लास का जो भी हिंदी का सिलेबस है उसमें पढ़ने का है। और इसके साथ ही साथ हिंदी के जितने भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, ओजीसी, नेट, जेआरएफ हो गया, टीजीटी, पीजीटी हो गया, डीएसएसबी, केवीएस, अन्य एग्ज़ाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर 1936 को हुआ था और मृत्यु है जो 10 फरवरी 1975 में अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन अल्पायु में ही वे इतना लिख गए कि जब जब शोषण और दमन के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी तो धूमिल के शब्दों से ललकार उठेगी। क्योंकि जो ये धूमिल जी हैं वो शोषण और दमन के खिलाफ ज़्यादा लिखे थे। आगे देखते हैं। धूमिल जी आजीविका की तलाश में काशी से कलकत्ता तक भटकते रहे। नौकरी भी मिली तो लाभ कम, मानसिक यातना ज़्यादा मिली। और जब ये कलकत्ता गए तो वहाँ पे लोहा ढोने का भी काम किए थे। 1958 में इन्होंने आईटीआई वाराणसी से डिप्लोमा किया और वहीं पर विद्युत अनुदेशक के रूप में कार्य करने लगे। आगे इनके पिता शिवनायक पांडे, यानी पिताजी का नाम शिवनायक पांडे, एक मुनीम थे और माता रजवंती देवी एक गृहिणी यानी हाउस वाइफ थी। और इनका विवाह जो 12 वर्ष की उम्र में मूरत देवी से हुआ। इन्होंने धूमिल उपनाम से आजीविका का काव्य सर्जना की। चूँकि इसका जो सुदामा पांडे धूमिल, इसमें सुदामा पांडे इनका मूल नाम है यानी बचपन का, बाद में धूमिल उपनाम जोड़ लिए थे। आगे देखिए, आगे लिखा है कि सुदामा पांडे धूमिल क्रांतिकारी विचारधारा वाले कवि थे, जिन्हें विरोध कविताएं लिखने के कारण हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। धूमिल को वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह का लठेत भी कहा जाता था, क्योंकि वे नामवर जी की आलोचना या बुराई नहीं सुनते थे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, इन्होंने अपने काव्य में बिंबों एवं मुहावरेदार भाषा शैली का प्रचुरता से प्रयोग किया। इस संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, धूमिल ने जिन मुहावरे का प्रयोग किया वे नए और टटके नहीं हैं, बल्कि धक्का मार भी हैं। हाँ हाँ, मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। इस भदेश भाषा को कवि आभिजात्य के बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। आगे लिखता है बच्चन जी कि धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी है। धुआं भी आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। धूमिल की ऊर्जा विक्षोभ आक्रामकता भाषिक नवोन्मेष देखकर बड़ी देर के लिए निराला की आद आ जाती है। सॉरी, यहाँ थोड़ी होगा, थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। पर धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बांधा था तो दूसरा छोर अराजकता से। ये दोनों प्रवृत्तियाँ शुरू से ही दिखाई पड़ती है और अंत तक इन दोनों ने अपने संग साथ निभाया। आगे देखते हैं। 1979 ईस्वी में मरणोपरांत कल सुनना मुझे रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
इसे VVI मान के ज़रूर याद कर लीजिए। आगे है 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं धूमिल जी द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह के बारे में। पहला है संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में धूमिल जी ने खुद करवाए और धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में 25 कविताएं हैं, जिनमें मोचीराम, नक्सलबाड़ी, कविता और पटकथा आदि प्रसिद्ध कविताएं हैं। इस संग्रह की सभी रचनाएं तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की गहराई से परिचय कराती है। इस संग्रह में भय, भूख, अकाल, सत्ता लुप्तता, आक्रमणीयता और भटकाव पर आक्रामकता से प्रहार किया गया है। दूसरा है जो इसका है काव्य संग्रह कल सुनना मुझे। इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ। यह काव्य संग्रह धूमिल के देहांत के बाद प्रकाश में आई दूसरी सशक्त रचना है। इसका संपादन करता है जो राजशेखर हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जिसको 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह काव्य संग्रह तत्कालीन साम्राज्यवादी ताकतों की षड्यंत्रकारी नीतियों को बेनकाब करता है। इसका संपादन धूमिल जी के पुत्र रतन शंकर ने करवाया। तो ये जो है 3 संग्रह इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो है अभी हाल फिलहाल 2021 में है, धूमिल समग्र, 3 खंडों में इसे विभक्त किया गया है। तो ये 3 को है जो ऊपर का जरूर याद रख लीजिए। आगे देखते हैं प्रसिद्ध कविताएं, यानी धूमिल जी के प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है। पहला मोचीराम, ये जो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें तत्कालीन सामाजिक चेतना की महत्वपूर्ण एवं सशक्त अभिव्यक्ति है। इसमें बिंबों, मुहावरों एवं एकलाप शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा है 20 साल बाद। तीसरा पटकथा। चौथा है रोटी और संसद। पांचवा है लोहे का स्वाद, ये है जो कल सुनना मुझे में संकलित है। छठा पतझड़। सातवां मैं हूँ, ये भी कल सुनना मुझे में संकलित है। आठवां आज मैं लड़ रहा हूँ। नौवां है दूसरे का घर। तो ये थे प्रसिद्ध कविताएं धूमिल जी के। आगे देखते हैं धूमिल जी के प्रमुख पंक्तियाँ, यानी उसके कविता से कुछ पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी चर्चित रहे, तो उसे भी याद कर लीजिए। पहले देखते हैं एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये जो कविता है ये रोटी और संसद से लिया गया है। दूसरा देखते हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये एक पंक्ति है जो लोहे का स्वाद कविता से लिया गया है। अगला देखते हैं, अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। दूसरा पंक्ति है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जी मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। सॉरी, यहाँ जो होगा। तो ये जो पंक्ति है ये मोचीराम कविता से लिया गया है, और मोचीराम है जो काफ़ी इनकी चर्चित कविता है। अगला देखते हैं, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है। तो ये जो कविता की पंक्ति है ये 20 साल बाद कविता से लिया गया है। अगला देखते हैं, धूमिल जी कविता के विषय में अपनी अवधारणा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है, न भाई न कविता। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरों में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। आगे लिखते हैं कविता के बारे में,
घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो ये थे धूमिल जी से संबंधित रचनाएं और उसके जीवनी के बारे में। इसके अलावा उन्होंने कई गीत भी लिखे और भी रचनाएं लिखे। तो इतना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और होप कि इससे ज़्यादा नहीं पूछने की चांस है। और आशा करता हूँ कि आप सबके ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद।